नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राज्यसभा में आज पेश होगा वक्फ बिल। 12 घंटे की चर्चा के बाद लोकसभा में लगी मोहर। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास। जेडीयू टीडीपी ने दिया साथ, केंद्र ने एक तीर से साधे 6 निशाने। वक्फ बिल संशोधन पर सियासी बवाल। मुकेश सहनी ने दी नसीहत। मांझी ने लालू तो चिराग ने विपक्ष को घेरा। BIMSTEC शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड रवाना। थाईलैंड के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर थाईलैंड की यात्रा। कर्नाटक में गरमाई सियासत। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया आज दिल्ली में राहुल गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। ट्रंप के 26% टैरिफ के फैसले पर बोली केंद्र सरकार, ये झटका नहीं, हम कर रहे हैं विश्लेषण। अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की संसद से मंजूरी के लिए पेश किया प्रस्ताव। बहस के बाद वैधानिक प्रस्ताव पारित। गाजियाबाद में रहे सीएम योगी। कई सड़कों पर जाम से जूझे लोग। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर बंद कर दिए थे रास्ते। जामनगर में वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश। पायलट की गई जान, दूसरे की हालत गंभीर। बिहार के रोहतास में 2 समुदायों के बीच झड़प। पथराव में 9 घायल। पुलिस ने 27 को हिरासत में लिया। ट्रंप ने किया ऐलान, अमेरिकी सरकार से एलन मस्क की छुट्टी होगी। ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद कहा, आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। गजा में इजराइल का बड़ा सैन्य अभियान। 32 फिलिस्तीनियों की गई जान। इलाके में IDF बना रहा बफर जोन। ट्रंप के टैरिफ को लेकर दुनिया में हड़कंप। अर्थशास्त्रियों ने दी चेतावनी। म्यांमार के बाद जापान के क्यूशू में हिली धरती। शहर में अलर्ट जारी। अमेरिकी टैरिफ से भारत में कई सेक्टर्स पर होगा असर। कृषि, मशीनरी, औषधि, इलेक्ट्रिकल क्षेत्रों को लगेगा झटका। 10% बेसलाइन टैरिफ लागू करने की तैयारी में अमेरिका। 5 अप्रैल से होगा प्रभावी। पूनम गुप्ता को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। नीति आयोग व FICCI की सलाहकार समितियों में सदस्य भी रही है पूनम गुप्ता। घिबली का लोगों पर छाया खुमार। कंपनी के सर्वर पर बढ़ा लोड। दाऊद गैंग का आदमी बनकर PM मोदी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को दी जान से मारने की धमकी। मुंबई के शख्स को सजा। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अगर संविधान का मजाक उड़ाया जाएगा तो शीर्ष अदालत चुप नहीं बैठेगी। दरअसल तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष ने दलील दी कि अदालत स्पीकर को उन विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने का निर्देश नहीं दे सकती जो कथित रूप से दल बदल कर दूसरी पार्टी में गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के रक्षक के रूप में वह आदेश पारित करने में शक्तिहीन नहीं है, खासकर तब जब दल बदल विरोधी कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची का मजाक उड़ाया जा रहा हो। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के विधानसभा में दिए गए उस कथित बयान पर भी आपत्ति जताई है कि कोई उपचुनाव नहीं होगा। जस्टिस गवई ने कहा, अगर ये बात सदन में कही गई है तो आपके मुख्यमंत्री 10वीं अनुसूची का मजाक उड़ा रहे हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों से संबंधित है। पीठ तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा अयोग्य करार देने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने में कथित देरी से संबंधित दलीलों को सुन रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पीकर से पूछा, उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए BRS के विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर नोटिस जारी करने में लगभग 10 महीने का समय क्यों लगाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने दलील दी, अदालत स्पीकर को दल बदल के मामले में विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने का निर्देश नहीं दे सकती। एक याचिका में 3 विधायकों को अयोग्य करार देने वाले संबंधी तेलंगाना हाईकोर्ट के नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई, जबकि एक अन्य याचिका दल बदल करने वाले शेष 7 विधायकों को लेकर दायर की गई। पिछले साल नवंबर में हाईकोर्ट की एक पीठ ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को तीनों विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय के भीतर फैसला करना चाहिए। पीठ का फैसला एकल न्यायाधीश के 9 सितंबर 2024 के आदेश के खिलाफ
अपील पर आया। एकल न्यायाधीश ने तेलंगाना विधानसभा के सचिव को निर्देश दिया कि वो अयोग्यता के अनुरोध वाली याचिका को 4 हफ्ते के भीतर सुनवाई का कार्यक्रम तय करने के लिए अध्यक्ष के सामने रखें। बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने सवाल किया, अगर अध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं करते तो इस देश की अदालतें, जिनके पास संविधान के संरक्षक के रूप में न केवल शक्ति है बल्कि दायित्व भी है, क्या शक्तिहीन हो जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की उस दलील पर भी आश्चर्य जताया, जिसमें उन्होंने कहा, अदालत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए निर्देश नहीं दे सकती और कोई समय सीमा तय नहीं कर सकती। रोहतगी ने दलील दी कि स्पीकर के सामने लंबित अयोग्यता याचिकाएं न्यायिक समीक्षा से परे हैं। उन्होंने कहा, स्पीकर द्वारा निर्णय लिए जाने से पहले न्यायिक समीक्षा की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायालय इस मामले में स्पीकर से अनुरोध कर सकता है। मुकुल रोहतगी ने कहा, पहली अयोग्यता याचिका 18 मार्च 2024 को दायर हुई। इसके बाद पिछले साल क्रमशः 2 अप्रैल और 8 अप्रैल को 2 अन्य ऐसी याचिकाएं दायर हुई। उन्होंने कहा कि पहली याचिका पिछले साल 10 अप्रैल को उच्च न्यायालय में दायर की गई। जब पीठ ने अयोग्यता याचिकाओं पर नोटिस जारी करने में लगने वाले समय के बारे में पूछा तो वरिष्ठ अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के सामने मामले के लंबित होने का हवाला दिया। जस्टिस गवई ने कहा, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने केवल 4 हफ्ते के भीतर कार्यक्रम तय करने का अनुरोध किया था। धन्यवाद सभापति जी। मैं सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल के टाइमिंग की, कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। मैं सभापति जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्त की प्रॉपर्टी में रहती है, वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्त की गरीब महिलाएं जो वक्त की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। और ये जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है? वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। सोने पर सुहागा एक काम और किया है। सरकार ने वक्फ की कानून के सेक्शन 107 को हटाकर लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक ही किसी के खिलाफ अदालत में जाने का प्रोविजन है। सेक्शन 107 में बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट से राहत मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड कभी भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अदालत जा सकता था। अगर ये सेक्शन ना हो तो अवैध कब्जा करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर भी ये लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होती, तो फिर वक्फ बोर्ड के साथ ये सौतेला रवैया क्यों किया जा रहा है? धर्म को देखकर दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? सेक्शन
107 और वक्फ बाय यूजर को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो इससे लाखों वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। हिंदुस्तान में बहुत सारे धार्मिक ट्रस्ट हैं जिसमें उस खास मजहब के लोग शामिल होते हैं और उसका इंतजाम करते हैं, और ये बात समझ में आने वाली भी है क्योंकि जो व्यक्ति अपने मजहब के रीति रिवाज को जितना अच्छे से समझ सकता है किसी अन्य मजहब का व्यक्ति नहीं समझ सकता। आर्टिकल 26 क्लॉज 2 के तहत धार्मिक संप्रदायों को अपने मजहबी इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन का हक देता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में इसको उल्टा किया जा। सर 2 मिनट सर प्लीज 2 मिनट्स। सरकार इसे एक सेक्युलर बॉडी मान रही है और इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कह रही है। आपके मुंह से सेक्युलरिज्म की बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल ये भ्रम टूट जाता है क्योंकि आपको सिर्फ दान देने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का आपने क्लॉज डाला है, लेकिन बोर्ड में बैठने के लिए मुस्लिम होने की कोई आपकी क्लॉज नहीं है। तो इससे आपकी जो दोहरी नीति है वो साफ जाहिर होती है। ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहां पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया। सर आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले महिलाओं का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस कानून से पहले भी मुस्लिम महिलाएं बोर्ड में मेंबर रह चुकी हैं और मिनिमम 2 का प्रोविजन था, उससे ज्यादा भी हो सकती थी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है। इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो आप उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नजर नहीं आती है। सर मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ एक सर मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सर अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना यही असली सौगाते मोदी था। बहुत बहुत अध्यक्ष महोदय, जो आज बिल पेश हुआ है, मैं हिंदी और अंग्रेजी को जो कुछ समझ सकता हूं वो यही मैं कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि ये उम्मीद है। ये उम्मीद कैसे बना है, अंग्रेजी में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उम्मीद है, ये हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा कि ये उम्मीद है। यूनिफाइड वक्फ अध्यक्ष महोदय, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि मैं वो बात छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अब अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहां पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के।
हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अमेरिका के खिलाफ यमन के हूतियों को बड़ी जीत मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का न्योता दे दिया है। ट्रंप ने इशारों ही इशारों में हूतियों से कह दिया है कि तुम अमेरिकी जहाजों पर गोलीबारी बंद करो और हम तुम पर गोलीबारी बंद कर देंगे। इससे पहले अमेरिका ने हूतियों को तबाह करने की धमकी दी थी। बताया जा रहा है कि ट्रंप की धमकी के बाद हूतियों ने अमेरिकी जहाजों को जमकर निशाना बनाया और यहाँ तक कि अमेरिका के सबसे घातक बताए जाने वाले MK9 रीपर ड्रोन को बड़ी संख्या में मार गिराया है। हूतियों ने अमेरिका के कई ड्रोन को धुआं कर दिया है। यमन के हूतियों ने अमेरिका को बुरी तरह परेशान कर दिया है। हूती हार मारने को तैयार नहीं है और अमेरिका के खिलाफ लगातार पलटवार कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया। हूतियों का ऑफर देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हूतियों के लिए विकल्प स्पष्ट है, अमेरिकी जहाजों पर गोलीबारी बंद करो और हम तुम पर गोलीबारी बंद कर देंगे, अन्यथा हमने अभी तो शुरुआत की है और हूतियों तथा ईरान में उनके प्रायोजकों के लिए असली पीड़ा अभी आना बाकी है। ट्रंप ने कहा कि 15 मार्च से लगातार हमलों के कारण हूतियों का सफाया हो गया है। हैरानी की बात तो देखिए कि ट्रंप हूतियों को डील का ऑफर दे रहे हैं, दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि सेना हूतियों का सफाया कर देगी। यानी एक ओर खत्म करने की धमकी दे रहे हैं और दूसरी ओर लाल सागर में हूती लगातार अमेरिकी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने ईरान और हूतियों को सख्त चेतावनी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि पिछले 2 सप्ताह में अमेरिका द्वारा किए गए हमलों से विद्रोही समूह को बड़ी क्षति हुई है। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि पिछले 2 हफ्तों में लगातार हमलों से ईरान समर्थित हूती आतंकवादियों का सफाया हो गया है। उनके कई लड़ाके और नेता अब हमारे साथ नहीं हैं। हम उन पर हर दिन और रात हमला करते हैं। जब तक वे हमारे नौवहन की स्वतंत्रता के लिए खतरा बने रहेंगे तब तक हमले जारी रहेंगे। हूतियों के लिए विकल्प स्पष्ट है, अमेरिकी जहाजों पर गोलीबारी बंद करो और हम तुम पर गोलीबारी बंद कर देंगे, नहीं तो हमने अभी तो बस शुरुआत की है। हूतियों और ईरान में उनके समर्थकों दोनों के लिए असली दर्द अभी आना बाकी है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनकी सरकार यमन पर हमले को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के बीच मैसेजिंग ऐप सिग्नल पर एक ग्रुप चैट में लीक होने को लेकर घिरी हुई है। इस ग्रुप चैट में एक अमेरिकी पत्रकार भी शामिल था जिसे हमले की पहले से ही जानकारी मिल गई थी। ट्रंप से जब भी सिग्नल पर चैट लीक कांड के बारे में पूछा जाता है तो वो बार बार कहते हैं कि हूतियों पर किए गए अमेरिका के हमले सफल रहे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार प्ले करता है और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग
मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।